हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 9th क्लास है और इसी 9th क्लास के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 2, संसाधन के रूप में लोगों को हम लोग पढ़ रहे थे। और हमने देखा कि संसाधन किसको कहते हैं, रिसोर्सेज क्या होते हैं, कैसे हम रिसोर्सेज पर बल देते हैं, कैसे हम शिक्षा, स्वास्थ्य और ट्रेनिंग को यानी कि जो आपका प्रशिक्षण है उस पर हम बल देंगे, कैसे मानव में आपका सुधार आएगा, इन सभी को हमने देखा। सकल और हमने विलास की कहानी को पढ़ा। सकल और विलास की कहानी से हमें मानव संसाधन में आपके किए गए निवेश के अर्थ को समझा कि भविष्य में क्या उसके प्रतिफल हमको मिलते हैं। उसी विषय को हमने समझने का और पढ़ने का प्रयास किया। इसी तरीके से हमने एक एक करके ये सारी चीजों को आपका देख लिया। और ठीक, इन सब चीजों को देखने और समझने के बाद किसी बच्चे कोई डाउट, कोई क्वेरी बनती है, पूछ लीजिए। इस तरीके से पूछा, बात करी क्या प्रतिफल है, किस प्रकार से होगा, ठीक है, और क्या क्रियाकलाप के रूप में था, शिक्षा किस तरह से मानव जीवन के लिए एक आरंभिक में क्या महत्व है, शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, किस तरीके से हमारे लिए रोल निभाती है, ये हमने देखा। और भारत में साक्षरता दर स्त्री और पुरुष की तुलना मैंने आपको करने के लिए कहा था और इससे आगे आज हमको बढ़ना है। देख लिया आप लोगों ने? आगे बढ़ जाएं। साक्षरता प्रत्येक नागरिक का न केवल अधिकार है बल्कि यह है नागरिकों को अपने कर्तव्य का ठीक से पालन करने का प्रयास है। यानी कि ये कोई ऐसा नहीं है कि केवल कोई आपका नागरिक का अधिकार है, बल्कि अपने कर्तव्य को ठीक से पालन करें, ये वह भी है। अपने अधिकारों को ठीक प्रकार से लाभ उठाने के लिए अनिवार्य भी है। जनसंख्या के विभिन्न भागों में व्यापक अंतर पाए जाते हैं। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में साक्षरता दर करीबन 16% से अधिक है। अमीर, ग्रामीण और उपेक्षित क्षेत्रों में साक्षरता करीब 14.42% है। कितना है? इतना है। वर्ष 2011 के आपके केरल जिलों में साक्षरता दर 9.94% है। यानी कि आप अगर 2011 के डाटा को देखोगे तो केरल के अंदर लिटरेसी बहुत है। लिटरेसी मतलब साक्षरता 100 लोगों में कितने लोग पढ़े लिखे। तो ऐसे देखोगे तो 100 में से आपका 94% लिटरेसी है। यानी कि सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा अगर कोई राज्य है तो आपका केरल है। ठीक। और अगर बात करेंगे जबकि बिहार में आपका 62% है। वर्ष 2019-20 में प्राथमिक स्कूल प्रणाली में 7,78,842 लाख से भी अधिक गांवों में फैली है। दुर्भाग्यवश स्कूल शिक्षा के विस्तार को शिक्षा के निम्न स्तर और पढ़ाई से के बीच छेड़ने वाली उच्च दर में कमजोर कर दिया है। 6 से 14 वर्ष के सभी स्कूली बच्चों को 2010 तक प्राथमिक माध्य शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्यों, राजस्थानी सरकारों प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समुदाय की सहभागिता के साथ ही केंद्र सरकार में संबद्ध पहल है। इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम, सरकार स्कूल लोटो शिविर प्रारंभ किए। बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए, बच्चों के धारण और उनके पोषण की स्थिति में सुधार के लिए दोपहर के भोजन की योजना बनाई। आपने देखा होगा बच्चों का स्कूल स्तर बढ़े, बच्चे स्कूल से ज्यादा जुड़े। होता क्या था, बच्चों का स्कूल गांव में होता था, बच्चे दोपहर में घर खाना खाने के लिए जाते थे और वापस आते ही नहीं थे। 100 बच्चों में से 20 या 30 बच्चे आते थे। सरकार ने बच्चों को शिक्षा मिले, सरकार ने क्या काम शुरू कर दिया, मध्यांतर भोजन, दोपहर की भोजन की व्यवस्था कर दी। अब बच्चा घर नहीं जाएगा तो बच्चे को वहीं खाना मिलेगा, खाना मिलेगा तो बच्चा स्कूल में ही रहेगा और पढ़ेगा। इन नीतियों से भारतीय शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि हुई। जो हमारे यहाँ लिटरेसी रेट घट रहा था वो आपका लिटरेसी रेट आपका बढ़ने लगा। कैसा हुआ? लिटरेसी रेट आपका बढ़ने लग गया। 12वीं योजना के उच्च शिक्षा में 18 से 23 आयु वर्ग का नामांकन 27%
तक वृद्धि और 2018 में रही। यह विश्व औसतन 26% से मिलती जुलती है। यह रणनीति पहुंच, वृद्धि, गुणवत्ता, राज्यों में विशेष पाठ्यक्रम में परिवर्तन स्वीकार करना और व्यावसायीकरण, सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग में जाल बिछाने, दूसरे केंद्रों पर औपचारिक, अनौपचारिक, दूरस्थ तथा आपका प्रौद्योगिकी शिक्षा देने वाले संस्थान में अभिसरण पर केंद्रित है। पिछले 60 वर्षों में आपका विशेष उच्च शिक्षा देने वाले शैक्षणिक संस्थान, विश्वविद्यालयों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। 1951 से 2019 के बीच कॉलेज तथा विश्वविद्यालयों की संख्या में आपका वृद्धि हुई है और अध्यापकों द्वारा भर्ती की साधारणता देखने को मिली। ठीक, तो ये सारी चीजों को हम इसमें आपका अच्छे से देखते हैं कि कैसे हमारी लिटरेसी में, इन सब चीजों में आपका ये गुणवत्ता जो है आपका बढ़ती चली गई है और कैसे आप इनको अच्छे से बढ़ता हुआ देख सकते हैं। और शिक्षा की दिशा में ही एक अभियान था, मैंने आपको बताया था, सर्व शिक्षा अभियान। कितना है? सर्व शिक्षा अभियान। और आप जानते हैं 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा मिले, वर्ष 2000 तक प्राथमिक विद्यालय प्रदान करना, और उसके बाद आप देखेंगे सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया। ठीक है, और ये बड़ा महत्वपूर्ण था ताकि स्थानीय राज्यों में प्राथमिक शिक्षा का जो आपका लक्ष्य है, सार्वभौमिक शिक्षा तक लोगों की पहुंच हो सके। यानी कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं जिनकी प्राइमरी एजुकेशन बहुत जरूरी है, उनको सरकार आपका निःशुल्क प्राइमरी एजुकेशन चलाएगी। तो अभियान चला था सर्व शिक्षा अभियान। उसके तहत स्थानीय बच्चों को राज्य सरकार स्थानीय के रूप में आपका एजुकेट करेगी और पूरा सब लौटा। उसके साथ ही बहुत सारे पाठ्यक्रम भी अन्य आपके चलाए गए, जैसे सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लोटो शिविर, ये सारी चीजों को इसमें चलाया गया। और चलिए, तो इस तरीके से ये सारे अभियानों को इस तरीके से चलाया गया। और देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना में कैसे आपका 18 से 23 आयु वर्ग के बच्चों का नामांकन में जो आपका 27% 2018 में था, फिर कैसे 26% मिला, यानी कि किस तरह से वो रेट आपका बढ़ता चला गया। और आप जानते हैं कि जितना देश आपका लिटरेसी अच्छी होगी, उस देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, राष्ट्रीय आय, सामाजिक स्तर और आर्थिक स्तर में उसका निरंतर प्रयास बढ़ता रहता है और उसको लाभ मिलता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। चलिए आगे बढ़े। अब ये थोड़ा सा एक डाटा हमारे पास है। वर्ष 1950 और 51 में कुल महाविद्यालय 750 थे, विश्वविद्यालय आपका 30 थे, विद्यार्थियों की संख्या इतनी थी और यूनिवर्सिटी और कॉलेज में शिक्षक इतने थे। लेकिन आप अगर ये रेट 2019-20 का डाटा, अब कुछ 24-25 का भी आपका दिखाया जाएगा, इसमें देखेंगे तो ये नंबर कहां पहुंच गया है, 44,374, जहां कितना था 750। अब जो विश्वविद्यालय 30 थे वो कितने हो गए 1,236। ठीक, इस तरीके से ये सारे नंबर आपका बढ़ते चले। देख रहे हो ये नंबर क्या हो गए, सारे बढ़ते हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। अब देखिए, अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य की। एजुकेशन संबंधित जो भी चीजें थी सारी हमने उनको देख लिया। स्वास्थ्य की बात करते हैं। फर्म का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना है। कोई भी आपकी फर्म, कंपनी, कुछ भी लगा हो, हर चीज क्या चाहिए किसी को, हर कोई चाहता है कि उसका एक मैक्सिमम आपका लाभ हो। क्या आप सोचते हैं कि कोई भी फर्म ऐसे व्यक्ति को रोजगार देने के लिए प्रेरित होगी जो खराब स्वास्थ्य होने के कारण स्वास्थ्य श्रमिक के बराबर कार्य नहीं करती हो, नहीं कर पाए? किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसकी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारी से लड़ने की ताकत देता है। कैसा है? उसे करने और बीमारी से लड़ने की ताकत देता है। ऐसा कोई अस्वस्थ स्त्री पुरुष संगठन के सामग्री
विकास के अपने योगदान को अधिकतम करने में सक्षम होगा। वास्तव में स्वास्थ्य अपना कल्याण करने का एक अपरिहार्य आधार है। यानी कि अपने को अगर अपना कल्याण करना है तो हेल्थ एक उसका माध्यम, एक मीडियम है। इसीलिए जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को सुधार करना किसी देश की प्राथमिकता होती है। अगर आप चाहते हैं किसी देश में बाकी सब कुछ ठीक रहे, कुशल चले, लोगों में स्किल आए, तो मेन क्या है कि भैया आप लोगों को वहां के हेल्थ फैसिलिटी के बारे में ध्यान रखना होगा। हमारे राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त पर विशेष ध्यान देना है। स्वास्थ्य सेवा, परिवार कल्याण, पौष्टिक सेवा, इनकी पहुंच को बेहतर बनाना है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सरकारी और निजी में प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक सेवाओं के लिए अपेक्षाकृत स्वास्थ्य आधारित संरचना शक्ति का आपका निर्माण किया है। क्या किया है? इन सारी चीजों का आपका निर्माण किया है। इनका उपयोग अपने जीवन प्रत्याशा कर बढ़ाने 2016 में 69.4 वर्ष अधिक रहा, शिशु मृत्यु दर ये रही और इससे घटकर ये आ गई। इसमें अधिकतम अधिशोषित जन्म दर आपका गिर गई, जो आप कहते रही, और मृत्यु दर जो है इतनी रही। जीवन प्रत्याशा वृद्धि में शिशु देखभाल के सुधार के लिए आत्मविश्वास, भावी प्रगति के साथ आकलन का उपयोगी, आयु में वृद्धि, आत्मविश्वास के साथ जीवन की उत्तम गुणवत्ता का सूचकांक, शिशु की संक्रमणता की रक्षा के लिए माताओं और बच्चों की देखभाल और पोषण को सुनिश्चित करने के लिए शिशु मृत्यु दर घटाने के लिए। देखिए, सरकार अब मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर सबको घटाने के लिए लगातार बात कर रही है, क्योंकि हम बात करते हैं जीवन प्रत्याशा को बढ़ाने के लिए कि कुल मिलाकर मानव की जो है जीने की जो उम्र है वो आपका लंबी होनी चाहिए। तो हम उसको क्या बोलते हैं? जीवन प्रत्याशा। साथ साथ हम लोग जो आपका शिशु मृत्यु दर है, हम इसको प्रति 1000 पर मापते हैं कि 1000 आपका शिशुओं में कितने बच्चों की आपका मृत्यु हो। शिशु को हम लोग पैदा होने से 1 साल के अंदर के जो बच्चे होते हैं उनको शिशु की कैटेगरी में रखते हैं। क्लियर है? तो ये हमको ध्यान रखना है कि क्या इनकी स्थिति बनी हुई है। ठीक है? और इस तरीके से उप समुदाय केंद्र के रूप में आप देख सकते हैं भारत में क्या स्थिति है। जो आपके उप केंद्र हैं या प्राथमिक सुविधा केंद्र है, औषधालय अस्पताल, सरकारी बिस्तर, भारतीय चिकित्सा परिषद, नर्सिंग, फार्मिंग, एएनएम, आरएनएम, इन सब की स्थिति को हमको दिखाया गया है और बहुत अच्छे रेट में आपको दिखाया गया कि 2009 में और अब में फिलहाल क्या अंतर है, कितने आपके एलोपैथिक डॉक्टर रजिस्टर्ड हैं, कितने आयुर्वेदिक वाले हैं, सब यहाँ आपको इसमें बहुत अच्छे से मिलेगा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार ने किस तरह के अपने प्रयास करे हैं और अथक स्थिति क्या बनी हुई है, इन सभी को हम लोग आपका देख रहे हैं। ठीक, ये देखिए, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ इनमें देखने के लिए मिलेंगी। चलिए, देख लिया, आगे बढ़े बेटा। अब देखिए, भारत में अनेक ऐसे स्थान हैं जहां ये मूलभूत सुविधा नहीं है, यानी कि हॉस्पिटल, प्राइमरी हॉस्पिटल, ये बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां भारत में आज तक ये सुविधाएं नहीं है। भारत के कुल 542 मेडिकल कॉलेज हैं, 313 आपका डेंटल कॉलेज हैं, 4 राज्य स्तर जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में कुल राज्य से अधिक मेडिकल कॉलेज हैं, यानी कि जितना होना चाहिए ऑन एवरेज इनसे ज्यादा है, क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से मेडिकल कॉलेज और डॉक्टर की उपलब्धता होनी चाहिए। ठीक है? अब इसके बाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है अनएम्प्लॉयमेंट, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? बेरोजगारी। आखिर में ये बेरोजगारी आती कहां से है, क्या इसका कारक है, कौन है बेरोजगार को धारण करने वाला? तो एक बार अगर आपको स्वास्थ्य संबंधित कुछ भी पूछना है, हेल्थ में कुछ जानकारी चाहिए, कुछ भी डाटा संबंधित कुछ भी, तो मुझसे पूछ सकते हो। 30 सेकंड का आप लोगों के पास समय, एक बार रिवीजन करिए 1 मिनट के अंदर, जल्दी से एक बार आप लोग पढ़ना पलटिए। हेल्थ में, हॉस्पिटल, एजुकेशन, लिटरेसी, इसमें कुछ भी अब तक डाउट है मुझसे पूछिए, क्योंकि अब हम इसमें नया टॉपिक बढ़ने जा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी को पढ़ेंगे। बेरोजगारी क्या है
और क्यों हो रही है उसके कारणों पर भी बात करेंगे। चलिए बात कर रहे हैं बेरोजगारी की। देखिए, सकल की मां शीला अपने घरेलू कामकाज और बच्चों की देखभाल तथा खेती के काम करती, पति बोटा की मदद करती। सकल का भाई जीतू और बहन सीतू अपने समय खेलने और घूमने में गुजारते। क्या आप शीला और जीतू और सीतू को बेरोजगार कह सकते हैं? नहीं तो क्यों? भाई क्या सीतू और आपका जीतू जो है क्या वो आपका बेरोजगार है? वो तो काम नहीं करते। बेरोजगार उस समय विद्वान कही जा सकती है जब आप बेरोजगारी किसे कहेंगे, यहां इसकी परिभाषा दी गई है। देखिए समझिए, बेरोजगारी किसे कहते हैं? जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने की इच्छुक लोगों को रोजगार नहीं मिलता। मान लीजिए प्रचलित मजदूरी है इस समय आपका, मान लीजिए 100 रुपए, और आप काम करने के इच्छुक हैं कि भाई मैं 100 रुपए में कहीं भी एक दिन की दिहाड़ी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको मिला कितना? 70 रुपए या 60 रुपए। तो ऐसी स्थिति में कहा जाएगा बेरोजगार। ठीक है, आप अपनी मर्जी से घर में ठाली बैठे तो आप बेरोजगार नहीं है। आप क्या हैं? मेन है जब प्रचलित मजदूरी रेट मतलब दर होता है पर किसी को इच्छित व्यक्ति जो उस काम को करना चाहता है लेकिन प्रचलित मजदूरी दर पर उसको रोजगार नहीं मिलता। शीला की रुचि अपने घर के बाहर काम करने की नहीं है। जीतू और सीतू बहुत छोटे हैं और उनकी गिनती श्रमिक जनसंख्या में नहीं की जा सकती। कैसे हैं? ध्यान दीजिए, बहुत छोटे हैं इसलिए उनको हम लेबर में काउंट नहीं कर सकते। सीतू और जीतू को शीला कहा जाता है, बेरोजगार कहा गया। श्रम बल में वे लोग शामिल हैं जिनकी उम्र 15 से 59 के वर्ष के बीच है। सकल के भाई और बहन इस आयु वर्ग के नहीं आते, इसलिए बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। सकल की मां शीला परिवार के लिए काम करती है और अपने घरों के बाहर जाकर श्रमिक के रूप में कार्य करने की इच्छुक आपका नहीं है, उसे भी रोजगार नहीं कहा जा सकता। सकल के दादा दादी और नाना नानी यद्यपि इस कहानी में वर्णित नहीं है, उन्हें भी बेरोजगार आपका नहीं कहा जा सकता। तो ध्यान दीजिए, एक शब्द आया है निकल कर, ये है भारत का कार्यशील श्रमिक, यानी कि 15 से और 59 आयु के बीच के ही व्यक्ति को हम बेरोजगार कह सकते हैं, यानी कि 14 वर्ष वाले बच्चों को नहीं, 60 साल से जो ऊपर व्यक्ति उसको हम बेरोजगार नहीं कह सकते, क्योंकि ये हमारी कार्यशील पूंजी है। ये कार्यशील श्रम का एज है, 15 से लेकर और 59 साल तक के व्यक्ति को हम काम करने वाला मानते हैं, एलिजिबल मानते हैं। उसी को में कहीं तो आपका बेरोजगारी होगी। सकल के दादा दादी और नाना नानी जिनकी यदि कहानी में वर्णित नहीं है, उन्हें बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। भारत के संदर्भ में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में बेरोजगारी, ग्रामीण नगरीय क्षेत्र में बेरोजगारी की प्रकृति में अंतर है। ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी है। कैसमी है आपका? मौसमी। मौसमी मतलब किसी विशेष मौसम में, प्रच्छन्न मतलब होती है छुपी हुई टाइप में। नगरीय क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी है, यानी कि उनकी योग्यता के अनुसार काम न मिलना या काम के अनुसार योग्यता ना होना, तो वो शिक्षित बेरोजगारी है। तो बेरोजगारी के भी प्रकार हैं। अगर आपसे कहा जाए क्या बेरोजगारी के प्रकार हैं, तो बिल्कुल प्रकार है। मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी। क्लियर है? ये हमको देखना है। मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोगों के लिए कुछ महीनों में ही रोजगार प्राप्त नहीं होता है और कृषि पर आश्रित आम लोगों की तरह ही समस्या से जूझते हैं। वर्ष में कुछ व्यस्त मौसम रहते हैं, बुआई, कटाई, निराई और गहनाई होती है। क्या होती है? बुआई होती है, कटाई होती है, निराई होती है और गहनाई होती है। कुछ विशेष महीनों तक मार्केट से ऊपर आश्रित लोगों को अधिक काम नहीं मिल पाता। कैसा नहीं मिलता? उनको कुछ अधिक काम आपका नहीं मिलता। देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, उनके पास भूखंड होता है जहां उन्हें काम मिलता है। प्रायः किसीगत काम में लगे परिवार में होते हैं। किसी काम में 5 लोगों की आवश्यकता होती है, लेकिन उनमें 8 लोग लगे होते हैं। आप बहुत जगह जाकर देखिए, कृषि में केवल 5 व्यक्ति की जरूरत है, लेकिन वहां कितने लगे हैं? उसमें 5 व्यक्ति की जगह 8। तो मुझे बताइए,
5 भी उतना ही प्रोडक्शन करेंगे जितना कि 8 करेंगे। तो 3 लोग अतिरिक्त हैं और ये तीनों खेत में काम करते हैं। 5 लोग खेत में काम करते हैं। 3 द्वारा किया गया अंशदान 5 लोगों द्वारा अंशदान किए दान में कोई बढ़ोतरी नहीं करता, यानी कि 5 लोग भी उतना ही प्रोडक्शन कर रहे थे उस खेत से और 8 लोग भी, उन 3 लोगों का कोई भी योगदान नहीं रहा। ठीक, मेन है उत्पादन से। अगर तीनों लोगों को हटा दिया जाए तो खेत में उत्पादन में कोई कमी नहीं आएगी। खेत में 5 लोग काम की आवश्यकता है और 3 अतिरिक्त हैं। तो ये जो 3 लोग अतिरिक्त लगे हैं, यही अतिरिक्त क्या है आपका? प्रच्छन्न बेरोजगारी का रूप है। ये क्या है? टाइप ऑफ प्रच्छन्न बेरोजगारी है। ये हमको ध्यान। शहरी क्षेत्रों में शिक्षा बेरोजगार की एक सामान्य घटना बन गई है। मैट्रिक, स्नातक, स्नातक, ग्रेड डिग्री युवक रोजगार असमर्थ है। एक अध्ययन में हमें बताया गया है कि मैट्रिक की कुल स्नातक एवं स्नातकोत्तर युवकों बेरोजगार अधिक तेजी से बढ़ी है और एक विरोधाभासी जनसंख्या स्थिति के सामने कुछ विशेष श्रेणियों की शक्ति का अध्यापन के साथ ही कुछ श्रेणियों की शक्ति की कमी विद्यमान है और अंतर्पीत है। बेरोजगारी और दूसरी ओर आर्थिक क्रियाओं में आवश्यकता तकनीकी कौशल की कमी है। बेरोजगार से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। युवकों में निराश हताशा की भावना होती है। लोगों के पास परिवार का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त मुद्रा नहीं होती। शिक्षित लोगों के साथ जो कार्य करने की इच्छुक रहते हैं वो सार्थक रोजगार प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। एक बड़ा भाग सामाजिक अपव्यय है। बेरोजगार से आर्थिक बोझ वृद्धि होती है। कार्यरत जनसंख्या में बेरोजगार की निर्भरता बढ़ती है। किसी व्यक्ति के साथ ही सामाजिक जीवन की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। किसी व्यक्ति के परिवार में जीवन निर्वाह का स्तर रहना पड़ता है, उसके साथ ही स्तर में आम गिरावट आती है। क्या होती है? आपका आम गिरावट आती है। स्कूल प्रणाली के अलावा वृद्धि भी होती है। कैसी होती है? उनमें वृद्धि होती है। इसलिए किसी अर्थव्यवस्था के पास विकास में बेरोजगारी का आहित प्रकार पड़ता है। बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त आर्थिक व्यवस्था का चूक यह संसाधन की बर्बादी भी करता है। कैसा करता है? संसाधन की बर्बादी। उन्हें उपयोग ढंग से नियोजित किया जा सकता है। कैसा है? नियोजित किया जा सकता है। अगर लोगों को संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता तो वे स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए उत्तरदायित्व बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? अर्थव्यवस्था के लिए उत्तरदायित्व बन जाता। यानी कि महत्वपूर्ण है विकास के हर वो सेक्टर जो बेरोजगारी का आहित प्रभाव करते हैं। बेरोजगार वृद्धि होगी, उससे क्या होगा? हमारी अर्थव्यवस्था में गिरावट आएगी, मंदी का सूचक जाएगा, संसाधनों की बर्बादी होगी, सही ढंग से हमको लगा नहीं पाएंगे और लोग रिसोर्सेस के रूप में उनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो ये सारी चीजें हम लोगों के हैं यहाँ देखने के लिए मिलती हैं इस प्रकार से। संख्या के रूप में भारत में रोजगार की दर निम्न है। बड़ी संख्या में निम्न और उत्पादकता वाले की गिनती नियोजित लोगों में की जाती है। वे पूरे काम प्रतीत होते हैं लेकिन उनकी क्षमता और उनकी आय के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। वे काम तो कर रहे हैं पर ऐसे प्रतीत होते हैं कि काम होने पर उन्हें थोप दिया है, इसलिए शायद वे अपनी पसंद से कोई अन्य काम करना पसंद नहीं करते। गरीब लोग बेकार नहीं बैठ सकते, वे किसी न काम में जुड़ना चाहते हैं कि उन्हें कोई काम हो या कोई काम किस तरह के जीवन पर निर्भर करे। ये सारी चीजें इसलिए हैं। इसके अतिरिक्त प्राथमिक क्षेत्र में स्वरोजगार एक विशेषता है। यद्यपि सभी लोगों की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी पूरा परिवार खेतों में काम करता है और किसी क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी है जो उत्पादन में उसके परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। कैसे होती है? महत्वपूर्ण। खेतों में काम करने की समझदारी, साझेदारी, फसल में आपका क्षेत्र की धारण और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार गोराई जो है कठिनाई में आती है। इसलिए इन परिवारों को गरीबी कम नहीं होती।
कैसी होती है? गरीबी कम नहीं होती। प्रत्येक परिवार में अधिशेष श्रमिक रोजगार की तलाश गांव की ओर, शहरों की ओर आपका प्रवास करते हैं। आइए उपरोक्त 3 क्षेत्रों में रोजगार के परिदृश्य की चर्चा करें। कृषि का सबसे अधिक अवशोषण करने वाली अर्थव्यवस्था कृषि है। पिछले वर्षों में पूर्वाचर्चित प्रचंड बेरोजगारी के कारण ही कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता में कुछ कमी आई है। कृषि अधिशेष श्रम का कुछ भाग द्वितीय और कुछ तृतीय क्षेत्र में चला गया है। एग्रीकल्चर का जो कुछ बचा हुआ पार्ट है वो आपका टर्सरी और आपका सेकेंडरी में चला गया है। द्वितीय क्षेत्र छोटे पैमाने पर होने वाले विनिर्माण में श्रम का सबसे अधिक अभिशोषण है। कहां पर है? लेबर रूप में। तृतीय क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी की सूचना यदि शरीक आपका नई सेवाएं सामने आए तो उनके जाने की एक कहानी आप लोग अर्थव्यवस्था में परिसंपत्ति के रूप में उनको समझ सकते हैं। ठीक, ये उसके रूप में हम लोग आपका देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है पूरा चैप्टर आपका समाप्त है। बस एक छोटी सी कहानी बची है, उस कहानी को भी हम बाद में देखेंगे। एक बार देख लीजिए। पूरे चैप्टर में बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कुछ पूछना है, कुछ भी कैसे क्षण बेरोजगारी मौसमी उत्पन्न होती है, कैसे हमारी अर्थव्यवस्था में कमी आती, कोई भी विषय है एक बार पूछ लीजिए, फिर आगे। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल जो है आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करते रहिए और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत